नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। हरियाणा के चुनावी संग्राम में मुख्यमंत्री पद पर अनिल विज की दावेदारी ने भारतीय जनता पार्टी की टेंशन को बढ़ा दिया है। विज की दावेदारी को शुरुआती तौर पर भले ही बीजेपी खारिज करने में जुटी है, लेकिन पार्टी के लिए उन्हें इग्नोर कर पाना आसान नहीं है। वो भी तब जब विज को सीधे निशाने पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी उनके निशाने पर देखे जा रहे हैं और 6 दशक से राजनीति में सक्रिय विज की गिनती हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के सबसे सीनियर नेताओं में से होती है। और विज 2014 में ही मुख्यमंत्री के लिए दावेदार थे, लेकिन उस वक्त मनोहर लाल खट्टर ने बाजी मार ली थी। मार्च 2024 में जब खट्टर हटे तो विज की दावेदारी सबसे मजबूत मानी जा रही थी, लेकिन पार्टी ने नायब सिंह सैनी को आगे कर दिया और सैनी समुदाय से आने वाले नायब सिंह सैनी के पीछे बीजेपी हाईकमान का हाथ भी है। विज ने सीएम पद के लिए दावेदारी क्यों की है, इसकी 2 मुख्य वजह है। पहले वजह यह है कि अनिल विज की उम्र 72 साल की हो गई है और आपको बता दें कि अगर इस बार मुख्यमंत्री नहीं बन पाए तो भविष्य में राह आसान नहीं होगी। 2029 तक विज की उम्र 77 साल हो जाएगी। यहाँ उनकी दावेदारी को स्वीकार कर पाना बीजेपी में आसान नहीं होगा। विज 2014, 2019 और 2024 की शुरुआत में भी सीएम पद के लिए दावेदार थे, लेकिन पार्टी ने तीनों ही बार उनकी दावेदारी को स्वीकार नहीं किया। विज की दावेदारी की दूसरी वजह प्रेशर पॉलिटिक्स भी है। विज सीएम पद पर दावेदारी ठोककर चुनाव के वक्त बीजेपी हाईकमान पर सियासी प्रेशर बनाना चाहते हैं। दरअसल खट्टर के हटने के बाद से विज भी साइडलाइन ही चल रहे हैं। उन्हें लगता है कि अभी प्रेशर नहीं बनाया तो फिर चुनाव बाद उनकी पूछ खत्म हो जाएगी। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज छात्र जीवन से ही राजनीति में आ गए और अंबाला के एसडी कॉलेज में पढ़ाई के दौरान वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से भी जुड़ गए थे। 1970 में उसे संगठन का महासचिव बनाया गया। हालांकि इसके बाद वे स्टेट बैंक की सरकारी नौकरी में चले गए। 1990 की शुरुआत में जब सुषमा स्वराज का सियासी कद बढ़ा और वे अंबाला से दिल्ली आ गईं, तब बीजेपी ने विज से अंबाला में चुनाव लड़ने के लिए कहा। विज सरकारी नौकरी से इस्तीफा देकर अंबाला छावनी से मैदान में उतर गए। विज इसके बाद अंबाला छावनी से कुल 6 बार विधानसभा का चुनाव भी जीत चुके हैं। 2014 में जब बीजेपी की हरियाणा में सरकार बनी तो विज को कैबिनेट में शामिल किया गया। खट्टर सरकार में विज सबसे पहले और सबसे वरिष्ठ मंत्री थे। बता दें आपको कि मार्च 2024 में जब मनोहर लाल खट्टर के बाद नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली तो विज नाराज हो गए और अंबाला में बैठ गए। आखिर उन्हें मनाने सैनी को पहुंचना पड़ा और वो सैनी पहुंचे भी। बता दें आपको कि 22 मार्च 2024 को सैनी और विज के बीच करीब 40 मिनट तक बंद कमरे में बातचीत हुई। अनिल विज अंबाला की स्थानीय राजनीति में मजबूत नेता माने जाते हैं। अंबाला लोकसभा के अंबाला, यमुनानगर और पंचकुला में उनकी मजबूत सियासी पकड़ है और इन तीनों ही जिलों में विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं। 2014 में बीजेपी को इन सीटों पर तीनों जिलों में 10 सीटों पर जीत मिली थी और 2019 में ये संख्या घटकर 5 पहुंच गई। 2024 में अनिल विज के टिकट पर भी संकट बरकरार था, लेकिन स्थानीय राजनीति समीकरण और अंबाला में विज की मजबूत पकड़ को देखते हुए पार्टी ने उन्हें आखिर में टिकट देने की हामी भरी। वहीं कांग्रेस में भी सीएम पद के लिए कम सिर्फ टोवल नहीं है। सीएम पद के चेहरे को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस की सीनियर नेता कुमारी शैलजा का बयान आया है। कांग्रेस में आपको बता दें कि हरियाणा कांग्रेस नेतृत्व को लेकर अंदर खाने भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा के बीच भी तकरार की खबरें सामने आ रही है। कुमारी शैलजा से इस संबंध में जब पूछा गया कि हर नेता का वक्त आता है तो उनकी बारी आने में किसी को क्या परेशानी है, पार्टी नेतृत्व के फैसले से आपको कोई परेशानी है, इस पर शैलजा ने कहा कि किसी को कोई परेशानी नहीं है। हमारी पार्टी बड़ी पार्टी है। पार्टी हाईकमान जो फैसला करता है उसे हम सब मानते हैं और ये हमारी परंपरा भी है। तो कौन बनेगा हरियाणा का सीएम, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि अंदर खाने ही पार्टी में सिर्फ फुटबॉल की स्थिति है, इस बात को समझना होगा और अंदर खाने ही ये जो दावेदारी है
अपनी मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। हरियाणा के चुनावी संग्राम में मुख्यमंत्री बनने के लिए और मुख्यमंत्री पद के दावेदार के तौर पर अनिल विज ने टेंशन बढ़ा दी है। बीजेपी की टेंशन बढ़ती हुई नजर आ रही है। विज की दावेदारी को शुरुआती तौर पर भले ही बीजेपी खारिज करने में जुटी है, लेकिन पार्टी उनको इग्नोर नहीं कर सकती और उनके लिए इतना आसान भी नहीं होगा, क्योंकि उनका एक अच्छा खासा वर्चस्व माना जाता है। कई सीटों पर तकरीबन 10 सीटें ऐसी विधानसभा की जिसमें उनका खासा वर्चस्व माना जाता है, वो भी तब जब विज के सीधे निशाने पर मुख्यमंत्री इस वक्त देखे जा रहे हैं। नायब सिंह सैनी उनके सीधे निशाने पर है। 6 दशक से राजनीति में सक्रिय विज की गिनती हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के सबसे सीनियर नेताओं में होती है। विज 2014 में ही मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, लेकिन मनोहर लाल खट्टर को उस वक्त मुख्यमंत्री बना दिया गया था, तो उनका टिकट कट गया था, मतलब उनको साइडलाइन कर दिया गया था। तो ख्वाब एक बार फिर से पल रहे हैं, लेकिन अब समझने की कोशिश करेंगे कि फिलहाल मौजूदा स्थिति किस तरह की है। इस विषय पे तफसील से चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। शांत प्रकाश जाटव जी हमारे साथ हैं, नेता है भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है सर आपका। डॉक्टर सुधा मिश्रा जी हमारे साथ है, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी की, आपका बहुत स्वागत है। और हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद अमीन जी जुड़ गए हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक है, आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत शांत प्रकाश जाटव जी आपके साथ करते हैं। सर, सवाल इस बात को लेकर, देखिए जो अनिल विज है वो एक बार फिर से दावेदारी ठोक रहे हैं मुख्यमंत्री पद के लिए। अब सवाल इस बात को लेकर है, क्या भारतीय जनता पार्टी की टेंशन इससे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है क्या? देखिए, विधानसभा चुनाव है और सभी प्रत्याशी कुछ ना कुछ अपने मन में एक भाव लेकर के चुनाव लड़ने जाते हैं, उतरते हैं, जनता के बीच में अपनी बात रखते हैं। और वर्षों से अनिल विज जी बहुत वरिष्ठ हमारे नेता हैं और जनता में उनकी बहुत अच्छी पकड़ भी है, तो स्वाभाविक बात है कि यदि उनकी तरफ से ये बात आ रही है तो इसमें कोई गुरेज नहीं है। वो मुख्यमंत्री की दावेदारी जो अगर वो उन्होंने रखी है तो वो हैं इसी योग्य। और उनके अतिरिक्त और भी तमाम नेता हैं जो बहुत वरिष्ठ हैं और वर्षों से काम कर रहे हैं, उनमें भी ये योग्यता और क्षमताएं हैं। चुनाव होने के बाद में जो भी निर्णय होगा आपस में विधायक दल और केंद्रीय समिति जो है भारतीय जनता पार्टी की तय करेगी। और सभी जो है अनुशासन को ध्यान में रखते हुए आपने देखा कि हमने मध्य प्रदेश में किस तरीके से, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में किस तरीके से ऐसे कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री बनाया जिनकी किसी ने अपेक्षा सोचा भी नहीं था। भारतीय जनता पार्टी में ये आरोप लगता है कि वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार किया जाता है, जैसे कि मध्य प्रदेश में ही देखा गया शिवराज सिंह चौहान को साइडलाइन कर दिया गया, राजस्थान में देखा गया वसुंधरा राजे को साइडलाइन कर दिया गया, अब यहाँ पे भी देखा गया था कि अनिल विज को साइडलाइन कर दिया गया था। मनोहर लाल खट्टर को पहले कमान सौंप दी, फिर नायब सिंह सैनी को कमान सौंप दी, मतलब जो वरिष्ठ नेता उनको साइडलाइन कर दिया गया। अब सवाल इस बात को लेकर है कि हर किसी के मन में ख्वाब पलता है, जिस बात का जिक्र आप कर रहे थे कि हर कोई चाहता है और उनकी दावेदारी अगर है तो वो गलत भी नहीं है, तो फिर साइडलाइन क्यों किया जाता है? वरिष्ठों की आखिर पूछ क्यों नहीं है? केंद्र में भी हमने देखा लाल कृष्ण आडवाणी को साइडलाइन कर दिया गया, मुरली मनोहर जोशी को साइडलाइन कर दिया गया, तो आखिर ऐसा क्यों भारतीय जनता पार्टी में? देखिए, शिवराज सिंह चौहान जी 18.5 वर्ष जो है मुख्यमंत्री रहे, अभी वो कृषि मंत्री हैं। लाल कृष्ण आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, ये दोनों अपने जीवन का अच्छे ओहदे पर रहे, अच्छे पदों पर रहे। और रामनाथ कोविंद जी को राष्ट्रपति बनाया गया, क्योंकि ठीक है, अगर आडवाणी जी को कहा जा सकता कि उनकी दावेदारी थी तो इस प्रकार से तो रामनाथ कोविंद कभी बन ही नहीं सकते थे, मगर रामनाथ कोविंद जी को मौका मिला, वेंकैया नायडू जी को मौका मिला। इस प्रकार से हर एक कार्यकर्ता पर ध्यान देना ये सरल बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में ही चूंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इस कारण से यहाँ पर हर कार्यकर्ता को सम्मान है और वो कार्यकर्ता के मन में भाव बना करके चलता है कि मैं भी किसी दिन कहीं ना कहीं अच्छी दावेदारी में होगा, मेरा भी जो है ना काम जो है उसको ध्यान में रख करके प्रशासन जो है मुझे वह जिम्मेवारी देगा।
मैं समझता हूँ कि अनिल विज जी का बहुत अच्छा होता है, इसमें हरियाणा में बहुत अच्छा काम रहा है। और अनिल विज जी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, लोगों को जोड़ना, तमाम विधानसभाओं पर उनका एक बहुत अच्छा प्रभुत्व है और लोग उनको सम्मान भी देते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो है ना, वो इस सब चीजों को, कार्यशैली को, क्योंकि अनिल विज जी ये जो भारतीय जनता पार्टी संगठन की जो पद्धति है उसे अनभिज्ञ नहीं है। वो सब जानते हैं कहाँ कब कैसे किस तरीके से होने वाला है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी में किसी प्रकार का पद को लेकर के, मुख्यमंत्री कौन बनेगा इस विषय को लेकर के कहीं भी सिर फुटबॉल जैसा शब्द जो है वो मैं नहीं समझता कि है। यहाँ पर सब लोग पूरी मेहनत के साथ काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में भारी बहुमत से जिताना है। नहीं, कहीं वही स्थिति दोबारा तो नहीं आ जाएगी जो नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री जिस वक्त बनाया गया था तो अनिल विज बैठ गए थे नाराज होकर, फिर नायब सिंह सैनी को जाना पड़ा था उनको मनाने के लिए। तो वो स्थिति क्या लगता तो नहीं है कि फिर से आ जाएगी? क्योंकि हरियाणा की सियासत में तो जाहिर तौर पर ये देखा जाता है कि, और अनिल विज तो काफी मुखर वक्ता माने जाते हैं, अपनी बातों को डट कर रखते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में हर कार्यकर्ता का मैंने बताया ना कि अपना अपना रोल है, अपने अपने क्षेत्र में रोल है। अनिल विज जी और उनके बीच में जैसा आपने कहा, यदि वैसा भी है तो मैंने कहा ना कि अनिल विज जी बहुत अच्छे तरीके से कार्यशैली को जानते हैं। वो अनभिज्ञ नहीं है और उन्हीं के वो आज से इसमें सर कोई दो राय नहीं है, 6 दशक से राजनीति अगर कर रहे हैं, इसमें कोई इस प्रकार की कहीं भी आप बताओ ना, पूरे देश में हमने कहीं इतने जगहों पर हमारी सरकारें हैं, सब जगह जो है ना हम बहुत बढ़िया तरीके से संगठन को चला भी रहे हैं और अच्छे जो नए नेता हैं उनको मौका भी दे रहे हैं। पुराने जो नेता हैं उनको और वरिष्ठ स्थान दे रहे हैं। तमाम नेता देखो ना, जैसे मनोहर लाल खट्टर जी जो हैं वो इस वक्त में कैबिनेट मिनिस्टर है भारत सरकार में। स्वाभाविक बात है कि कैबिनेट मिनिस्टर पूरे देश को नेतृत्व देते हैं। शिवराज सिंह चौहान जी भी कैबिनेट मिनिस्टर है। तो ऐसा नहीं है। ये नौबत क्यों आ रही है सर? नहीं, ईशान प्रकाश जाटव जी, देखिए नौबत क्यों आ रही है कि खुलकर अपनी बातों को इस तरह से मीडिया के सामने भी रखा जा रहा है, अपनी नाराजगी जाहिर की जा रही है। ये नौबत नहीं आनी चाहिए ना। अगर संगठन में कहीं पर भी इस तरह की चीजें हैं तो उसको अंदरूनी तौर पर कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट करना चाहिए, समाधान उसका निकालना चाहिए। अगर वो चीजें बाहर निकल के आती है तो सवाल उठते हैं ना सर कि भाई वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार भारतीय जनता पार्टी में किया जा रहा है, सिर्फ मोदी की और अमित शाह की सुनी जा रही है। ये हम नहीं कह रहे सर, ये विपक्ष कह रहा है। क्योंकि छत्तीसगढ़ का भी हमारे सामने उदाहरण है कि वहां पर विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बना दिया गया, वरिष्ठ नेता रमन सिंह भी थे लेकिन नहीं बनाया, पूर्व मुख्यमंत्री ही रह गए। खैर, अब सवाल इस बात को लेकर है कि क्यों आखिर वरिष्ठों की अनदेखी की जा रही है? ये एक अहम सवाल है, ये बार बार पूछा जाता है सर। आप एक बात बताएं, राहुल गांधी जी वरिष्ठ हैं या क्या नाम है मल्लिकार्जुन खड़गे जी वरिष्ठ हैं? स्वाभाविक बात है, मल्लिकार्जुन जी वरिष्ठ हैं। हाँ। तो उनको एलओपी बनाया जाना चाहिए था, मगर बनाया किसको? राहुल गांधी जी को। हमारे यहाँ इस प्रकार की परंपरा नहीं है। हमारे यहाँ पर जो विष्णु साई जी हैं वो भी वरिष्ठ नेता है पार्टी के अंदर, और रमन जी जो हैं वो भी वरिष्ठ कार्यकर्ता है। तो स्वाभाविक बात है, 3 काम उनको मिल गए। अब विष्णु साई जी देखेंगे काम को, शिवराज सिंह चौहान जी की जगह दूसरे आ गए। तो ऐसा नहीं है। वरिष्ठ को अगर स्थान देना है, सम्मान देना है तो वरिष्ठ केवल पद पे बने रहने से नहीं, संगठन में काम कर रहा कार्यकर्ता, हर कार्यकर्ता जो है वो वरिष्ठ भी है अपनी आयु और समय के अनुसार, और साथ ही साथ उसका पूरा वही दर्जा है। वो कोई भी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनने का, प्रधानमंत्री बनने की ताकत और शिद्दत रखता है। हर कार्यकर्ता का समान है। यहाँ एक आदमी का आधिपत्य नहीं है। यहाँ पर कोई भी कार्यकर्ता जो शिद्दत के साथ काम कर रहा है उसको सम्मान मिलता है और बेहिचक सम्मान मिलता है। किसी इसका हक खा लेना है या उसका हक खा लेना, ऐसा नहीं है। अगर किसी को मिलता चला जा रहा है तो लगातार अनवरत उसे मिलेगा, ऐसा करता ही नहीं है। यहाँ पर सब पर ध्यान दिया जाता है और सबको सम्मान। ठीक है सर, सब पर ध्यान दिया जाना भी चाहिए, क्योंकि जब नाराजगी निकल के सामने आती है ना
तो वो सवाल कई खड़े करती है। असल हरियाणा की राजनीति में दावों की एक अलग ही राजनीति फिलहाल चलती हुई दिखाई दे रही है। और इस वक्त हमारे साथ सुधा जी भी जुड़ गई हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। सुधा जी, बहुत स्वागत है आपका। सुधा जी, क्योंकि अगर हम अनिल विज की बात करें, भारतीय जनता पार्टी में खुलकर अपनी दावेदारी कर रहे हैं मुख्यमंत्री पद के लिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी में भी हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं अंदर खाने ये सब चीजें चल रही है। एक तरफ कुमारी शैलजा, दूसरी तरफ हुड्डा, तीसरी तरफ रणदीप सुरजेवाला। तो ऐसे में क्या कांग्रेस पार्टी में भी अंदरूनी जो कलह की स्थिति है वो है क्या मुख्यमंत्री को लेकर, कि अगर हमारी सरकार बनती है तो फिर हमारे पास ये मुख्यमंत्री पद आना चाहिए? देखिए मैम, क्या कहा जा रहा है और क्या हो रहा है, इसमें बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है। और अगर हम जिस तरह से हरियाणा में प्रदर्शन कर रहे हैं, ये दिखा रहा है कि हमारी पार्टी संगठन के तौर पे एक साथ है। मनमुटाव होना और मतभेद होना दोनों अलग अलग चीजें हैं। मतभेद हो सकते हैं, हर कोई पार्टी में चाहेगा कि हम आगे बढ़े। आप वो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, व्यक्तिगत तौर पर हर कोई चाहता है कि हमें आगे बढ़ने का मौका मिले। लेकिन संगठन के स्तर पे जब हम किसी पार्टी से जुड़े होते हैं तो पार्टी के संगठन पे दिए गए निर्णय सबके लिए मान्य होते हैं। और जिस तरह से हरियाणा की जनता हमारे साथ है, उसी तरह बीच में शैलजा जी को लेकर बहुत सी बातें उठ रही थी, लेकिन आप सबने देखा कि किस तरह से हम एक साथ होकर हरियाणा चुनाव में लड़ रहे हैं। और जनता का जो साथ मिल रहा है हमें, जो झूठ, नफरत, उन्माद की राजनीति हुई हो, और भाजपा की तो बात ही छोड़ दीजिए, भाजपा की क्या ही बात करें, क्योंकि जिस तरह ये दूसरों पे कहते थे कि अगर इनमें सब कुछ बेहतर होता तो लोग छोड़ के क्यों जाते, तो आप देख ही रहे हैं कि किस तरह उनको छोड़ के 1 घंटे पहले चुनाव प्रचार और दूसरे घंटे हमारे पास होना। तो ये दिखा रहा है कि इनके यहाँ जो अंदरूनी कलह है, क्योंकि आप जानते हैं झूठ बहुत दिन तक चल नहीं पाता है। झूठ के पांव नहीं होते हैं, वो दौड़े बहुत तेज भले, लेकिन उसे कहीं ना कहीं ठहरना पड़ता है। तो राजनीति में जो पिछले कई वर्षों से इन लोगों ने जनता के सामने दिखाया कुछ और, किया कुछ और, कहा कुछ और किया कुछ नहीं, इसको लोगों ने बहुत अच्छे से समझा है और जनता ऊब चुकी है। क्योंकि हरियाणा के साथ जिस तरह से रोजगार की समस्या है, जिस तरह से जो युवा है चाहती है कि अपने घर, अपने परिवार, अपने समाज के लिए कुछ कर पाए, लेकिन रोजगार देने में असमर्थ रहे हैं। तो जनता का साथ और आपसी संगठन में एक साथ होके हम हरियाणा के साथ खड़े, और हमें लगता है कि पॉजिटिव हम जीत रहे हैं, हम बहुत बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। और जब मुख्यमंत्री के चुनाव की बात होगी तो संगठन के स्तर पे जिसका नाम होगा वो मुख्यमंत्री पद का दावेदार होगा, मुख्यमंत्री बनेगा, सभी की सहमति से बनेगा। इसमें हमारे बीच में कोई भी मनमुटाव नहीं है। ये बातें सिर्फ और सिर्फ भाजपा के लोग अगर कहते हैं तो वो उनका फ्रस्ट्रेशन है, और अगर कोई बातें कही जा रही है तो भाई पार्टी है, लोग कहेंगे, कह रहे हैं, लेकिन जो सत्य है कि हमारे यहाँ कोई भी ऐसी समस्या नहीं है। बाकी भाजपा में तो आप जानते हैं, जब तानाशाही होगी तो जब थोड़े उठते हैं तो एक साथ कई उठते हैं, तो तानाशाही का अंत तो होगा ना। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पर तो श्याम प्रकाश जाटव जी, आप लोग भले ही ये दावेदारी कर रहे हो कि इस बार हमारी सरकार बन रही है, लेकिन सुधा जी कह रही कांग्रेस इस बार आएगी, मतलब लोग है जो कांग्रेस के साथ है, हाथ के साथ है। देखिए, सही मायने में कांग्रेस के पास में एक झूठ का जो नैरेटिव इन्होंने लोकसभा में चलाया, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। वहां पर जिस तरीके का इन्होंने काम किया, जिस तरीके से वहां पर प्रॉपर्टी डीलर के रूप में जो है पहले की सरकार ने जो है काम किया, किसी भी नौकरी के लिए पर्ची लाना और खर्ची दे करके जाना, बगैर पैसे की नौकरी नहीं लगती थी, और कोई भी नौकरी बगैर पैसा दिए नहीं लगती थी। हमने उसको पोर्टल शुरू किया, आज उन बच्चों को नौकरी मिल पा रही है जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं था, बगैर पैसे की मिल रही है। इतना बेहतरीन तरीके से वहां पर हमने एस्टेब्लिशमेंट किया, जनता को सीधे तौर पर उसका लाभ मिला। हमेशा आपने देखा कि पहले की जो सरकार, हरियाणा की जो सरकार थी, उसका केवल लूट की तरफ ही ध्यान रहा है। उसका किसी प्रकार से प्रॉपर्टी डीलिंग कर रहे हैं, नौकरियां बेच रहे हैं, ये ऐसे सरकार थोड़ी चलेगी। हमने डेवलपमेंट किया है, जनता उसको देख रही है, उसको पसंद कर रही है, इसलिए हमें दूसरा मौका मिला, तीसरा मौका भी मिलेगा। जिस तरीके से एमएसपी की बात करें, 24 फसलों पर हम 100% जो मोटा अनाज है, तिलहन है, दलहन है, 24 फसलों पर हम 100% एमएसपी दे रहे हैं। ये बेशक से किसानों के बीच में झूठ बोल रहे हैं, मगर किसान जानता है कि 100% एक दाना मोटे अनाज का हम लोग उठा रहे हैं। तो आप केवल इस पे गेहूं और चावल के ऊपर सियासत करने का प्रयास कर रहे हैं। आपने तो कहीं भी जिन स्टेट में आप सरकार में हैं
वहां पर तो आपने एमएसपी लागू भी नहीं की। और मजेदार बात, हिमाचल प्रदेश जहाँ पे इनकी सरकार है वहां पर टॉयलेट पर भी इन्होंने, कल मैं पढ़ रहा था कि इन्होंने उसके ऊपर टैक्स लगा दिया। घर में यदि आपके यहाँ पर 2 टॉयलेट हैं तो उस पर भी टैक्स। इनकी मानसिकता पता लग रही है कि आपके घर में 2 टॉयलेट हैं तो आपको 600 रुपये महीना देना है। मतलब हमने देश को फ्री ऑफ कॉस्ट 14 करोड़ लोगों को टॉयलेट दिए, अब ये टॉयलेट सीट पर भी टैक्स लगाने के लिए हिमाचल प्रदेश में इन्होंने कल घोषणा की। तो इस प्रकार की इनकी जो मानसिकता है कि मतलब हम फ्री दे रहे हैं, ये उस पर टैक्स ले रहे हैं, तो आप अंदाजा इसी चीज से लगा लो कि ये क्या करना चाहते हैं। इनके पास कोई विजन नहीं है। ये कर्नाटक में सिद्धरमैया को भ्रष्ट मंत्री हैं, उनको अपनी पत्नी के नाम से तमाम प्रॉपर्टियां उन्होंने खरीदी नहीं, करा ली और उसके ऊपर से मुआवजा भी दे दिया। और जब कोर्ट में केस चलने के लिए में आदेश हुए तो अब जो है ना बौखलाहट हो रही है। आपने कर्नाटक की जनता को एक भ्रष्ट मुख्यमंत्री दिया, ठीक है, इस प्रकार चलेगा क्या? ठीक है। एक तो आपने जो लूट मचाई है, कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हूँ, जल्दी से सुधा जी। कितना हास्यास्पद है, हरियाणा में सरकार इनकी बेरोजगारी में अव्वल नंबर पे, किस तरह से बेरोजगार बेचारे कहाँ 20 देशों में पहुंचते हैं, रोजगार फिर भी नहीं मिलता है। और ये बात कर रहे हैं एमएसपी पे, किसानों के लिए कील गाड़ने वाले लोग जिन्होंने किसानों को वहां आने नहीं दिया, उनके विरोध प्रदर्शन को नहीं होने दिया, ये बात कर रहे हैं एमएसपी पे गारंटी की। और जो सरकार ने उनको आंदोलन खत्म कराने की जो बातें की, जो गारंटी दी थी, वो भी न करने वाले जो खिलाड़ी, जो हमारी हरियाणा की बेटियां हैं, उनके साथ जंतर मंतर पे जो आपके साथ चुनाव लड़ रही हैं लोग, प्लीज सर, मैं आपके बीच में नहीं बोल रही थी, मैं जवाब नहीं, वो तो चुनाव लड़ रही हैं जो बेटियां जो हैं हरियाणा की पहलवान है, वो तो आपने वो नैरेटिव बनाया था ना, वो तो चुनाव लड़ रही हैं, आपके साथ में चुनाव लड़ रही हैं, ये तो सब आपने एक नैरेटिव बनाया था। क्योंकि जिस तरह भ्रष्टाचारियों को अपने साथ रख के सरकार चला रहे हैं उसके बारे में कहने की जरूरत नहीं है, जनता सब जानती है। जनता को आप बहुत देर तक ये समझेंगे कि नहीं जानेंगी, तथ्य को नहीं ढूंढ पाएंगी। आपका आईटी सेल का झूठ पकड़ा जा चुका है, तो बंद करिए। कम से कम जनता के सामने सच बोलने की हिम्मत रखिए, हिमाकत बार बार झूठ बोलने की मत करिए। जनता हिमाचल प्रदेश में टॉयलेट पे टैक्स क्यों लगा रहे हैं कि आप लोग कितने झूठ पे इस देश में किस मानसिक स्थिति में ले आए हैं। इस देश में एंकर महोदया, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि इन्होंने ऐसी मानसिक स्वाधीनता कर दी है कि अब तो लड्डू गोपाल पूजा नहीं की जा रहे हैं, स्कूल में एडमिशन हो रहा है। तो सोचिए देश को कहाँ ले जाना था, कहाँ लेके जा रहे हैं। तो ये लोग जब बातें करते हैं उल जलूल, यहाँ वहाँ कहाँ ले जाने कहाँ की, तो ये दिखाता है कि इनके पास करने के लिए कुछ नहीं। एक सवाल तो ये देखिए जो उठा रहे हैं जायज है कि जो बैठे हुए थे पहलवान सड़कों पर और कह रहे थे कि हमें न्याय दो, वो तो आपके साथ चुनाव लड़ रहे हैं, अब तो आपकी पार्टी से चुनाव। मैं एक क्वेश्चन, जितने खिलाड़ी, जितने लोग पदाधिकारी हैं, क्या वो खिलाड़ी नहीं रह गए? कोई व्यक्तिगत रूप से किसी पार्टी को चुनता है जो भाजपा में रहे, वो खिलाड़ी है, लेकिन भाजपा में तो खिलाड़ी नहीं है। मतलब कैसी बातें आप लोग कर लेते हैं? यहाँ दोहरी मानसिक चलती कैसे है? जितने खिलाड़ियों के नाम क्या मैं बताऊं, मैं नाम लूं सबके, वो खिलाड़ी नहीं है। जो इनके साथ रहते हैं वो खिलाड़ी रहते हैं। झूठ का नैरेटिव तो आपने इन खिलाड़ियों के लिए चला ना। और एंकर महोदया, आप इस बात को उस पर उठा रही हैं, प्रश्न कर रही हैं। आप बताइए ना कि जितने खिलाड़ी इनके साथ हैं, जो इनके साथ बैठ के इनका चुनाव प्रचार करते हैं, वो खिलाड़ी है कि नहीं है? नहीं, आप लोग इतने जोर शोर से आवाज उठा रहे थे, उनको न्याय मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। आपकी पार्टी से नहीं, सवाल तो इसलिए उठेंगे ना मैम, सवाल तो उठेंगे ना कि आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे थे, न्याय मिलना चाहिए, न्याय मिलना, न्याय तो कोर्ट के थ्रू मिलेगा। नहीं, कोर्ट के थ्रू मिलेगा, लेकिन उनकी मानसिकता, उनकी सोच तो स्पष्ट होगी ना, सोच तो स्पष्ट होगी ना मैम कि आखिर वो किस सोच से ताल्लुक रखते थे, कांग्रेस पार्टी से या भारतीय जनता पार्टी से, या राजनीति में आने का क्या मकसद है? राजनीति में आने का क्या मकसद है? न्याय चाहिए तो न्याय के लिए तो आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, कोर्ट में पूरा प्रोसीजर चल रहा है, तरीका तो वही है न्याय मिलने का, लेकिन एक सोच जो होती है वो तो स्पष्ट हो गई ना। अब एंकर महोदया से सवाल पूछ रही है तो एक व्यक्ति जो पद पे है संवैधानिक, वो उन खिलाड़ियों पे जिसपे आरोप तय है वो कुछ नहीं करने दे रहा है, तो जाहिर सी बात है जवाब देने के लिए वहाँ पे आना पड़ेगा। आप कैसी बात कर रही हैं? नहीं, आप लोग सपोर्ट करने के लिए तो साथ में थे ही नहीं थे, आप सपोर्ट करने के लिए साथ में, आपने तो पूरा सपोर्ट किया है, आना पड़ेगा। नहीं, एक आम आदमी को न्याय नहीं मिलता है क्या? एक आम आदमी को न्याय नहीं मिलता, फिर तो उनके पास इतना फेम है, कौन नहीं जानता उन्हें, बताइए ना।
नेशनल लेवल पर वो तमाम जो खेल है वो खेल चुके हैं, पहलवानी लड़ चुके हैं, लेकिन उसके बाद आप कहते हैं कि उनको ऐसे नहीं होता ना। सुधा जी, जनता है, देश की जनता है, सब जानती है, सब समझती है। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया, वक्त की कमी है हमारे पास। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।